अब हम लोग ये केमिकल काइनेटिक्स के एंड की तरफ में चले आए। ये क्वेश्चन बचा हुआ है और थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे हम लोग ग्राफ से रिलेटेड, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से रिलेटेड पूछता है, उनके बारे में बात करेंगे जो कॉलिजन थ्योरी पर बेस्ड है। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पिछले क्लास में आपको हिंट्स दिए थे कि किस तरीके से बनाओगे। कैलकुलेशन भी इसमें ज़्यादा है और स्टेप्स भी इसमें ज़्यादा है, लेकिन जब डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा ही पूछा जाता है और 15% के करीब क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्टी लेवल का रहता है। ये डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि टॉपर कौन हो सकता है। यानी एक स्टूडेंट हो गया जो बस ऐसे ही कॉपी निकाला पढ़ा, कॉपी निकाला पढ़ा, किताब निकाला, आज ये हो गया, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो लड़ता है। तो ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप लड़ोगे, तभी जाकर के बनेगा। यहाँ एक बार हम बताते हैं, फिर उसके बाद में आप भी ट्राई करना। क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे, जो ध्यान से समझते हैं। करे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 to the power 10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and activation energy। यानी K भी निकालना है, EA भी निकालना है, और वो किस टेम्परेचर पर निकालना है, 318। तीन टेम्परेचर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका 298 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है 308 केल्विन, और तीसरा टेम्परेचर है 318 केल्विन। तो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट केस में जो आएगा वही सेकंड केस में भी आएगा, लेकिन K का वैल्यू हर एक टेम्परेचर पर अलग अलग होगा। अब उसको कैसे निकालेंगे, जो पहले वाले कंडीशन में लेकर के चलते हैं। इत्मीनान से यही क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसलिए बाकी जो ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर एट 298 केल्विन इस कंडीशन पर लेकर के चल, एट 298 केल्विन बता सकते हो आर नॉट का वैल्यू कितना लेंगे, परसेंट में दिया हुआ इसलिए कितना हो जाएगा 100। 10% कंप्लीट हो रहा है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। अब इस कंडीशन में हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, तो टी वुड बी, आप के निकालो, छोड़ दो टाइम, के निकालते हैं। के इट वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। डिराइवेशन तो यही किए हैं, यहीं से अगर हम लोग टी निकालें तो टी वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2.303 बाई के लॉग आर नॉट की जगह पर 100 और डिवाइडेड बाई 90। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.11। टी वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 1.111। तो लॉग 1.111 का मतलब 11 के 1 में देखेंगे वैल्यू, लॉग टेबल लाए हो 0453, 0453, और मीन डिफरेंस 1 में देखेंगे ये वैल्यू 4 है, तो ऐड कर दो तो 7540, यानी 0.0457, 2.303 बाई के इंटू 0.0457। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। टाइम का वैल्यू निकाल लिया किस टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। तो इस टाइम को हम लोग T1 कर देते हैं, तो ये K की जगह पर क्या लिखा जाएगा, K1। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत। सेकंड वाले पार्ट में लेते हैं, बताओ आप ही, दूसरे वाले कंडीशन में टेम्परेचर कितना है, एट 308 केल्विन। यहाँ आप ही बताओ आर नॉट का वैल्यू कितना लेंगे, 100। कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 25%। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। अब यहां पर भी हम लोग टी निकाल लेते हैं।
t इज इक्वल टू रिलेशन क्या आएगा 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इस t को हम लोग t2 कर देते हैं तो k की जगह क्या हो जाएगा k2 2.303 बाई k2 log 100 डिवाइडेड बाई 75। 100 डिवाइडेड बाई 75, 100 डिवाइडेड बाई 75 कितना वैल्यू आ गया 1.333। 2.303 K2 log 1.33। लॉग का वैल्यू निकाल लेंगे। 13 के किस में देखेंगे 3 में 1239 1239 और मीन डिफरेंस 3 में 10 तो यहाँ 10 ऐड कर दो तो 9421 यानी 1.249। स्क्रीन चेंज करते हैं 0.1249। इट मीन्स 2.303 by K2 into 0.1249 0.1249 इसको भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं यहाँ पर 2.303 into 0.1249 0.2876 0.2876 डिवाइडेड बाई K2। ये इक्वेशन सेकंड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट निकाल चुके हैं हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं किए थे, इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 इंटू 0.0457 ये वैल्यू कितना है 0.1052 0.1052 यहीं पर लिख देते हैं इज इक्वल टू 0.1052 डिवाइडेड बाई K1। इससे कर दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंडीशन यहाँ कर रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन। यानी ये जो T1 का वैल्यू है वो किसके बराबर है T2 के बराबर है। दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर उनका बराबर है तो इस बात पे यहाँ लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 यानी किस टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर ये बराबर है टाइम के बराबर किस टेम्परेचर पर 308 केल्विन। तो T1 की जगह पर जो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आया है वो लिख देंगे यानी 0.1052 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू 0.2876 बाई K2। अब इस K2 को इधर ले और इसको इधर ले जाते हैं तो K2 बाई K1 का वैल्यू आ जाएगा K2 बाई K1 इट वुड बी इक्वल टू 0.2876 डिवाइडेड बाई 0.1052 K2 बाई K1 इनको डिवाइड कर देते हैं 0.2876 डिवाइडेड बाई 0.1052 यानी 2.7338। इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो ये 4 हो जाएगा 2.734 इज इक्वल टू 2.73। ये हो गया इक्वेशन। इसका वैल्यू निकल गया K2 बाई K1 का। अब इसके बाद में अगला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। नाउ ये पहला स्टेप में बना। अब सेकंड स्टेप में क्या यूज करेंगे log K2 बाई K1 इज EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई log K2 बाई K1 का वैल्यू निकाल चुके हैं। कितना आया है
2.734 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R का वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे 1 बाई T1 का वैल्यू पहले कितना था 298 माइनस 1 बाई 308। अगले स्टेप में 2.734 है, log 2.734 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1 बाई LCM लेंगे तो यहाँ 298 इंटू 308 और ऊपर में आ जाएगा 308 माइनस 298। इसका लॉग का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 27 के 3 में देखेंगे वैल्यू तो और मीन डिफरेंस 4 में कितना है 6 तो 4346 और 62534 यानी है 4362 है। अच्छा 3 में 4362 है। अब इसमें 6 ऐड कर देंगे 4368 यानी 0.4368 इट वुड बी इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R का वैल्यू 8.314। यहाँ बताओ कितना वैल्यू बचा हुआ रह गया 10 डिवाइडेड बाई 298 इंटू 300। देख रहे कैलकुलेशन कितना पड़ेगा। देयरफॉर EA एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये सारा पार्ट इधर ले आओ 0.4368 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 10। अब एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन में देख रहे हो कितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ आपको पूरा फुल मार्क्स नहीं लेकिन मैक्सिमम मार्क्स तक दिला सकता है स्टेप। यानी कि अगर आपका गलती भी हो रहा है लेकिन आप स्टेप सही सही लिख रहे हो तो वहाँ पर चांसेस हैं आपके, क्योंकि मैनुअली देख रहे हो कितना ज़्यादा गुना का भाग पड़ेगा। हम सजेस्ट करेंगे कि वैसे कंडीशन में आप अगले क्वेश्चन की तरफ में शिफ्ट कर जाओ और इसको फिर वापस आना जब सारा बना चुके हैं तब। मल्टीप्लाई करते हैं 0.4368 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 76763 76763.287 है तो 29 कर देते हैं 29 जूल पर, अगर किलो जूल में करेंगे तो 76.73 आ जाएगा। देखते हैं हमारा ये पहला वाला आंसर आया कि नहीं आया, कब दूसरे की तरफ में बढ़ेंगे। आ गया ना, किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तब। अब दूसरा पार्ट क्या निकालना है के, और किस टेम्परेचर पर 318 केल्विन पर। तब इसके लिए फिर डाटा सेपरेट करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वही रह जाएगा 76 कितना है 763.29 763.29 जूल पर मोल। आर्हेनियस फैक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बोला कि इसी ए के वैल्यू को आपको लेना है 4 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स, 4 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स, और टेम्परेचर का वैल्यू 300, टेम्परेचर है 318 केल्विन।
और आपको निकालना किसका वैल्यू है, के का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहां से log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, ये लेंगे। अब वैल्यू बैठाते हैं, इज इक्वल टू log a की जगह पर वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻10 माइनस ए की जगह पर वैल्यू है 76763.29 डिवाइडेड बाई 2.303, आर का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना है 318। अब सोल्व करना होगा। log 4 इंटू 10⁻4, तो 10 का पावर 4 है तो आगे में डेसिमल में आ गया 4, 10 का पावर, तो 4 इंटू 10⁻10 है, 4 इंटू 10⁻10, तो यहाँ डेसिमल के आगे में 10 आ गया और 4 है तो 40 के जीरो में देखो वैल्यू कितना है 6021, ये वैल्यू आ जाएगा 10.6021 माइनस, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखना क्योंकि एक्चुअली साइन कर रहा होता है ना बोर्ड, इसलिए दिखता नहीं। 76763.29 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 8.314 डिवाइडेड बाई 318, कितना आ गया 12.607, 12.607, तो 10.6021 माइनस 12.607, कितना आ गया माइनस 2.0049, माइनस 2.0049, ये आया है log k का वैल्यू। देयरफॉर k वुड बी इक्वल टू log को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, ये कन्वर्ट कर जाएगा एंटी लॉग माइनस 2.0049। जब माइनस में है तो जो डेसिमल के आगे में वैल्यू है वो एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी 10⁻³ और डेसिमल के बाद वाले को 1 में से माइनस करके करते हैं, तो 1 माइनस 0.0049 यानी कितना आ गया 0.9951। तो ये एंटी लॉग में देखना होगा हम लोग, तो 0.99 के 5 में देखो वैल्यू 9886 और मीन डिफरेंस 1 में 2 है ना, 2 ऐड कर देंगे 8889 यानी 9.888 इंटू 10⁻⁻3, ये वैल्यू आया। देखते हैं ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ तो गया 10⁻⁻2 है, डेसिमल को इधर ले आओगे तो 10⁻⁻3 हो जाएगा ना। तो ये देखो इतना टाइम लगा, कैलकुलेटर का यूज किए तब, लेकिन एक बार खुद से, जैसे अभी तो तुम कॉपी कर लोगे और घर में जाकर के एक बार फिर से आज बनाओगे तो बन जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में है कि किए क्या, एक बार में K1 निकाल लिए, दूसरी बार में K2 का वैल्यू निकाल लिए, दोनों रेशियो के फॉर्म में है तो K2/K1 का वैल्यू निकल गया। अब तीसरे स्टेप में जाकर के EA के वैल्यू को पुट करके K का वैल्यू निकाल, इतने स्टेप में बन, कॉपी कर लीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक वगैरह आप देखे होंगे तो वहाँ पर ग्राफ में कोई एक पार्ट मिसिंग देता है, NCERT बुक का ही ग्राफ दिया हुआ है और उसमें से पूछेगा कि वो किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके बारे में थोड़ा सा बात कर, बोर्ड पर देखना। इस जगह पर एनर्जी बैरियर को दिया है और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है।
रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जब आप केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं वक्त में रिएक्टेंट का एनर्जी धीरे 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 बढ़ता है और बढ़ने के बाद में एक मिनिमम एनर्जी तक पहुंचता है, उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यानी इस जगह पर ये R है रिएक्टेंट और ये वैल्यू हो गया प्रोडक्ट। अगर आप केमिकल रिएक्शन याद करो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही याद करो, तो वहाँ पर एक टर्म आया था कि वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो रीज़न आया था टू एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट, मिनिमम एनर्जी स्टेट। उसी तरह से केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो रिएक्टेंट कंबाइन कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जब प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। लोअर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। अब जब एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं तो कितना एनर्जी बढ़ा या कितना घटा, अब ये थर्मोडायनेमिक्स था क्लास 11th में, उसे हम लोग इंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ पर वो कैलकुलेट करता था। तो खैर छोड़ो, याद है नहीं है कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और इस जगह पर ये प्रोडक्ट का एनर्जी है। सिंपल आप ये बताओ कि रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है या प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है? रिएक्टेंट का ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो सके। और इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का, इसी को इंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा H कहा जाता है। ये हुआ अगर बिना कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब। अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो यहाँ से यहाँ इनका पाथ चेंज कर जाता है और फाइनली ये इसमें कन्वर्ट करते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, यानी इसे पहुँचाने के लिए यहाँ तक, उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, EA कहते हैं। पहला वाला जो पार्ट है ये है विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट यानी कि जब आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये ग्राफ ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, यानी कि जब आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब उस कंडीशन में कैसे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब आप जरा देख के बताओ तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर भी था, इस जगह पर भी यहाँ जो एनर्जी गैप होगा इसे भी हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ही कहेंगे, EA। तो मान लिया इसे थोड़ा सा EA फर्स्ट कर दिए और इसे हम लोग EA सेकंड कर दिए। बताओ तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, विदाउट कैटलिस्ट या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट? विदाउट कैटलिस्ट। तो याद कीजिए जब कोलिजन थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस वक्त में बताए थे कि कैटलिस्ट का रोल क्या है, इट चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अगर बगैर कैटलिस्ट का आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाए। तो उसी में कई बार में ये डेल्टा H का पार्ट मिसिंग कर दिया है, कहीं पर EA का पार्ट मिसिंग कर दिया है, और आपसे पूछा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये NCERT बुक का बना हुआ ग्राफ है, इसको कॉपी कर। यहाँ पर दो था, अगर एक कंडीशन को सिर्फ दिखा जाता तो उस कंडीशन में एनर्जी ही एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब चूंकि अभी ग्राफ बताए हैं तो आपको समझ में आएगा, आप रिस्पॉन्ड करोगे कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हम लोग E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट किए, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है फाइनली। यानी इस जगह पर ये रिएक्टेंट है, यहाँ ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। इस जगह पर यहाँ ये जो बना है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
रिएक्टेंट की एनर्जी आप बीच में भी डाल सकते हो, यहाँ पर भी डाल सकते हो शो करने के लिए। बताओ तो वहाँ से यहाँ तक की जो बीच का एनर्जी गैप है, इन्हें क्या कहा जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। और इस जगह से इस जगह तक के बीच के एनर्जी को डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी चेंज। ये इंथैल्पी चेंज नीचे जाने का मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। वहीं अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का है, वहाँ वो एक्जोथर्मिक ना होकर के इंडोथर्मिक नेचर का है, ये ग्राफ जो ऊपर की तरफ नहीं आ जाएगा, यानी डेल्टा एच उस तरफ में जाएगा। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे तो इनका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ में आएगा। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। तो केमिकल काइनेटिक्स अब हम लोग का ख़त्म हुआ, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में इतना ही था, न्यूमेरिकल के लिए था, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में कम है। और आप अगर देखोगे तो सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल का हो, इन टेक्स्ट का हो, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, वो करवा दिए हैं। पूरे सीबीएसई में तो 3 ही है, सॉलिड स्टेट जो है बिहार बोर्ड में पढ़ना है। तो आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड चैप्टर कौन सा हो गया? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो इन्हीं 3 पर आपका न्यूमेरिकल आएगा। 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, तो आसान सा है, 3 ही चैप्टर का है, रिवीजन करना होगा टाइम टू टाइम। अब इसके बाद में अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर